मुझको यकीन है सच कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी। वो मेरे बचपन के दिन थे, जब चांद में परियां रहती थी। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये वीडियो नंबर 113 होने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी ना किसी पेपर या आयोग ने पूछे हैं, उनकी प्रैक्टिस में आपके सामने ला चुका हूं। 113 नंबर की वीडियो में करीब 5700 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा चुका हूं। इस वीडियो के साथ हो जाएगी। कल जो मैंने शेर पढ़ा था उसमें से एक ही दो बच्चों ने उसका जवाब सही दिया था। वो शेर था अख्तर अंसारी का। शेर था, मुझे नाकामी पे हमसे मायूसी नहीं होती, अभी उम्मीद मेरी नौजवान मालूम होती है। आज का पहला सवाल देखिए। आज का पहला सवाल है, गुजरी रिवायत की तवस्सो और हिंदू रिवायत के उरूज का ज़माना क्या कौन सा है। तो इनमें वो बताना है कौन सा ज़माना है, कौन सा दौर है जिसमें हिंदू रिवायत का उरूज मिला है। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, आदिल शाही दौर में। यहाँ पे आपका आंसर सेकंड सही होगा। कुतुब शाही दौर भी बहुत से बार माना गया है, लेकिन कुतुब शाही दौर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपका आंसर इस सेकंड सही होगा और ये क्वेश्चन गलत माना गया था, कुतुब शाही दौर। अगला सवाल देखिए कि सवाल है, आग के दरिया की इशाअत बेरवानगी है, ये बात कहने वाले हैं। आग के दरिया जो है नाविल, उसकी आग के दरिया की इशाअत जो है वो बेरवानगी है, ये बात इसमें से किसने कही है। जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो आपका आंसर सही होगा नून मीम राशिद। यहाँ से आपका आंसर सही होगा नून मीम राशिद। आग के दरिया के बारे में ये बात नून मीम राशिद ने कही है। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखना है, नकूश रफ्ता मैंने कल बताया था। नकूश रफ्ता को एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि नकूश रफ्ता अच्छे से याद कर लीजिएगा। रेफाज सरोज का लिखा हुआ है और ज़राफ़त और तनक़ीद अहमद जमाल पाशा की किताब है। ये मैंने बताई थी, वो आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, तसव्वुफ़ और मार्फत से मुतालिक मुतअद्दिद किताबें जो हैं वो किस मुसन्निफ़ ने लिखी हैं। तो तसव्वुफ़ पे सबसे ज़्यादा बात किसने की है, एक आसान सा सवाल है। इनमें सिर्फ तसव्वुफ़ का एक ही शायर है और वो सभी को मालूम है, ये है ख्वाजा मीर दर्द का नाम। याद रखना है आपको। इनकी पैदाइश जो है वो 1721 में हुई है, इंतकाल इनका 1784 या 85 में हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल है, जदीदियत को मुतासिर करने वाला फ़लसफ़ा कौन सा है। तो जदीदियत का जो असल मकसद है वो बात काहे की करना चाहते हैं, वजूदियत। यहाँ पे आपका आंसर थर्ड सही होगा। जदीद का अच्छा मौजिद किसे माना गया है, तो शमसुल रहमान फ़ारूक़ी को। और मावाद जदीदियत में गोपी चंद नारंग, वज़ीर आगा, इन दोनों का नाम आपको याद रखना चाहिए। किस तहरीक या रुझान से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा सही है। किसी भी तहरीक से या रुझान से अब ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा बताना है। तो कृष्ण चंद्र और मजाज, क्या ये सही है जोड़ा। इसके बाद में राजेंद्र सिंह बेदी और मिंटू, ये जोड़ा सही है। या आपका शमसुल रहमान फ़ारूक़ी और एहतशाम, किसी अच्छा इसमें ये बताना है ना वाला, पर इस पे कहाँ पे छोड़ दिया था। ऐसा जोड़ा तलाश करना है जिसका किसी भी तहरीक से ताल्लुक़ ना हो, ऐसा कौन सा जोड़ा है। देखिए ऊपर वाला है, इनका तो तरक्की पसंद से है, मालूम है। इसके बाद में शमसुल रहमान फ़ारूक़ी और एहतशाम, इनका ताल्लुक़ अभी मैंने बात की है, ये मावाद जदीदियत और ये तरक्की पसंद, वो ये जदीदियत शमसुल रहमान फ़ारूक़ी और एहतशाम तरक्की पसंद के हैं, और ये जदीदियत के हैं शमसुल रहमान फ़ारूक़ी। गोपी चंद नारायण और बहाव अशरफी, तो इनमें क्या है, ये पहले हटाइए यहाँ से। इसमें क्या है, तो आपका आंसर कौन सा सही होना चाहिए जिसका किसी से ताल्लुक़ नहीं था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। राजेंद्र सिंह बेदी का देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक़ किसी भी ख़ास तौर से किसी भी तहरीक से नहीं है
और मिंटू का भी किसी से नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने हल्का अरबाब ज़ौक़ से इनका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन हल्का अरबाब ज़ौक़ ना तो कोई नज़रिया है ना कोई वो तहरीक है। उसकी वजह, उसको तहरीक और नज़रिया क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि वो तरक्की पसंद तहरीक के खिलाफत में खड़ा हुआ, अपना कोई नज़रिया लेकर के नहीं आया, उसका कोई अपना मकसद ख़ास तौर से नहीं है। वो एक मतलब जो है एक तहरीक चल रही उसकी मुखालिफत करने के लिए है। तो इस वजह से वो तहरीक में किसी में तहरीक या रुझान में ख़ास तौर से गिना नहीं जाता है। तरक्की पसंद का एक अपना मकसद था। इसी तरह से जदीदियत का भी एक अपना रुझान, एक अलग चीज़ की खोज करना चाह रहा है, वो उस पर बात करता है। वजूदियत पे शमसुल फ़ारूकी, ये भी आपको याद रहे। मावाद जदीदियत की भी एक अलग तरह की पहचान है। तो ये सारी तरीके हैं, आपका आंसर यही सही होगा। आपका सेकंड आंसर सही है, याद रखना है। मंटू के अफसानों पर चलने वाले मुकदमों की तादाद कितनी है? थोड़े से क्वेश्चन अलग तरह के होंगे, बिल्कुल होने वाले हैं। टफ क्वेश्चन है ये, कल जो पेपर चल रहा था उसी के ये क्वेश्चन हैं, और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के सही भी होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल में याद रखिएगा, यहाँ पे आपका आंसर सही होगा 5। नाटक सागर के तालीफ में मोहम्मद उमर के मावन थे। ये अगर पूछा जाता है सवाल, ये पूछा गया था, मुझे याद आया है, तो ये क्या होगा? नूर इलाही का नाम आपको याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, किस जोड़े के दरमियान मार्के नहीं हुए? यानी आपस में मार्के एक दूसरे पे नहीं हुए हैं, इनमें से वो कौन सा जोड़ा है? अगर बारीकी से देखें तो इसमें से ऐसा कोई जोड़ा नहीं जिसके बीच में चश्मक नहीं रही हो। देखिए, शरर और चकबस्त की तो रही है, और वो मार्का शरर और चकबस्त का कौन सा रहा? जब चकबस्त ने क्या किया था, गुलजार नसीम को तरतीब दे करके फिर से शाया किया, तब ये हुआ है मार्का। आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। अब इसमें कौन सा आंसर जो है वो सही सटीक हो सकता है, तो वो है मीर और सौदा। इनके बीच में कोई इस तरीके का मार्का नहीं हुआ, थोड़ी बहुत है तो है, चलती थी ऐसे दूर से चश्मक थी, लेकिन कोई ख़ास तौर से मार्का नहीं। बाकी इनमें आपस में बहस होती रहती थी। हालांकि आतिश और नासिक में भी बहुत ज़्यादा नहीं बहस हुई है, लेकिन फिर भी इसको सही माना जाता है। लेकिन मीर और सौदा जो है इस जोड़े को माना जाता है, ये दोनों एक दूसरे के, क्योंकि मीर ने जब शायरों की गिनती बताई कि कहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ 3.25 शायर हैं, तो उसमें अपने आप को पूरा शायर और सौदा को पूरा शायर माना है, तो सौदा को अपने बराबर मानते थे। आयात वजदानी के मुसन्निफ़ कौन है? ये आसान सा सवाल है। आयात वजदानी, यगाना चंगेज़ी का नाम आपको याद रखना है, एक आसान सा सवाल है। आगे देखिए, पत्ते, फल, गोंद, छाल, लकड़ी, इस पेड़ से लेकर के राह पकड़ी, ये शेर जो है वो दर्जा झेल किस मसनबी में इस्तेमाल हुआ है? देखिए, ये मसनबी है गुलजार नसीम। अगर इस वज़न को पता है तो वज़न से भी बताया जा सकता था कि ये शेर किस में होगा। अच्छा, अगर इसमें सनत पूछ ली जाए तो कौन सी है? कोई बता सकता है? इसमें 2 सनतें इस्तेमाल हुई है। ये शेर देखिए, पत्ते, फल, गोंद, छाल, लकड़ी, ये टुकड़ों में बात की जा रही है, तो यहाँ से हो जाएगा। और आगे क्या कह रहे हैं? इस पेड़ से लेकर राह पकड़ी, तो इसमें जो सनत इस्तेमाल हुई है वो सनत है लफ़ो नस्र, और वो भी मुरत्तिब। देखिए, पत्ते, फल, कौन, यानी टुकड़ों में बात की जा रही, पत्ते की गई है, फिर फल की बात करी है, पेड़ में ही पत्ते होते हैं, फल भी उसी में होते हैं, गोंद भी पत्ते पेड़ से ही निकलता है, और सब एक से जुड़े भी हुए हैं, तो इसलिए दूसरी भी इसमें सनत का इस्तेमाल है, वो मरातुल नज़ीर। तो दोनों सनतें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, फ़राक की तनकीद को कहा जाता है? तो फ़राक किस तनकीदी नज़रियात के हामी थे? तासुराती नक्काद हैं, ये यहाँ से आपको याद हो रहना चाहिए। अगला सवाल है, जोश के मरसियों की कुल तादाद कितनी है? तो जोश ने कितने मरसिए लिखे हैं? तो वो लिखे हैं 9। जोश के कुल मरसिए कितने हैं? 9 मरसिए हैं। और जोश का जो सबसे आखिरी मरसिया है वो कौन सा है, वो भी याद होना चाहिए, और सबसे पहला वाला मरसिया कौन सा है ये भी याद होना चाहिए। तो ये आपका एक बार इसकी लिस्ट देख लीजिएगा, पहला और आखिरी ज़रूर देखिए। शहर कानपुर में लिखी जाने वाली तसनीफ़,
देखिए इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल ज़रूर बनता रहता है। फसाना अजाइब का नाम आपको याद रखना है। आसान सा सवाल है लेकिन फिर भी। इसके बाद में आपको एक याद रखना है तरक्की पसंद, एक वो कन्फ्यूज़न जो थी वो भी याद रखिएगा। तरक्की पसंद अदब तक किताब पूछी जाए तो अजीज़ अहमद की है। तरक्की पसंद अदब 1951 पूछी जाए तो अली सरदार जाफरी की किताब है। और अगर आपसे पूछा जाए दूसरा एक और नाम था, एक कौन सी तसनीफ़ थी वो मेरे जहन से निकल रही है। अच्छा, अदब और ज़िंदगी अगर पूछ लिया जाए तो अख्तर हुसैन रायपुरी की है। अदब और इनकलाब भी इन्हीं की किताब है, अख्तर हुसैन रायपुरी की। ये भी किताबें साथ में याद रखिएगा। आगे अगला सवाल देखिए। जिस जिस शहर में जॉन गिलक्रिस्ट का इंतकाल हुआ वो, तो इनमें से कौन सा शहर है जिसमें जॉन गिलक्रिस्ट का इंतकाल हुआ? पेरिस में इनका इंतकाल हुआ था जॉन गिलक्रिस्ट का, याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिए कि हिंदुस्तान में ये किस लिए आए थे? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम करने वाले थे, जो उसमें मुलाजिम थे अंग्रेज़, उनकी डॉक्टरी, उनको मेडिसिन, उनकी दवाई के लिए ये आए थे। एक तरह से ये डॉक्टर थे। बाद में इनको ज़बान से मोहब्बत हुई और फिर ज़बान के लिए इन्होंने काम किए। उर्दू ज़बान निकली है तो इनमें से किसे? उर्दू ज़बान देखिए शौर सैनी और अपभ्रंश इसी से पैदा हुई है। और ये इलाका जो है वो मथुरा का है। और मथुरा में जो इलाका है वहाँ पर जितनी भी रचनाएं की गई हैं, अगर लिखी गई हैं किताबें, वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो ब्रज भाषा भी उर्दू से ही कनेक्ट है, ये भी याद रखिए। लखनऊ का शाही स्टेज का मुसन्निफ़ कौन है? जिस पे मैंने कई बार बात की है। ये आपका आंसर सही होगा, मसूद हुसैन रिजवी अदीब। इनका नाम आपको याद रखना है। आज दूसरी चीज़ देखिए कि फैज़ अहमद फैज़ जो हैं, मैंने कई बार कहा कि फैज़ अहमद फैज़ के जो मजमूए हैं शेर के, वो उनकी तरतीब आपको याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा लिखा है? नक्श फरियादी है सबसे पहले वाला, तो आपको याद ही हो सभी को। तो इस तरह से ये दो तो कट ही जाएंगे। नक्श फरियादी के बाद में दस्ते सवा दूसरा याद रखिएगा। इसमें जिंदानामा दे दिया, जिंदानामा तीसरे नंबर पे आता है, दस्ते सवा दूसरे नंबर पे आता है। तो दस्ते सवा, जिंदानामा, फिर दस्ते तहसंग। ठीक है, आपका फर्स्ट आंसर सही होना चाहिए। इनमें गालिब के मुतालिक सही बात बताइए कौन सी है? तो गालिब के बारे में बताना है। 4 कसीदे, 1 मसनबी, अधूरा मरसिया लिखा है। 2 कसीदे, 2 मसनबियाँ, 3 गज़ल, ये याद रखिएगा। इसके बाद में क्या है कि 3 कसीदे, 3 मसनबियाँ, 3, 1 मधिया कसीदा, कोई मसनबी नहीं। देखिए पहली बात पक्की याद रखिए कि इन्होंने 4 कसीदे लिखे। तो इनमें से सबसे पहली बात तो यही है कि इनमें कसीदे सिर्फ एक ही में हैं, 4। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने 1 मसनबी लिखी, ये बात नहीं है सही। इन्होंने मसनबिया दर सफ्ते अम्बा और इस साथ साथ में बाद मुखालिफ के नाम से 2 मसनबियाँ हैं। और इसके बाद में ये इनके लिखी हुई है अगला एक जो अधूरा मरसिया बताया जाता है। तो इन्होंने जो मरसिया लिखा था जैनुल आबदीन का, तो वो अधूरा ही मरसिया माना जाता है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसमें कब बंद हैं। अच्छा, पूछा जाए कितने उसमें शेर हैं, तो उसमें 10 जो हैं शेरों का इस्तेमाल किया गया है, ये भी याद रखने वाली बात है। 10 शेर आपने इस्तेमाल किए हैं इस मरसिए में। गज़ल की हैयत में है, ये भी याद रखिएगा, जो मरसिया लिखा है गालिब ने। हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था? तो मजलिस दास्तान गोया उसका पहला नाम था। इसकी बुनियाद कब पड़ी है? तो 29 अप्रैल 1939 को इसकी बुनियाद पड़ी थी, नसीर जामई के घर। आगे देखिए, अफसाने बहुत लिखे लेकिन नावल सिर्फ एक लिखा है। इनमें से वो कौन सा अदीब है जिसने अफसाने बेशुमार लिखे हैं, नावल? देखिए ये भी सवाल थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने जो माना था आंसर आयोग ने, उसकी तो सरासर गलती है, क्योंकि उसने बेदी को माना है। बेदी ने एक नावल नहीं लिखा है, बेदी ने 2 नावल लिखे हैं। एक नावल लिखा है एक चादर मेली सी, दूसरा नमक के नाम से भी नावल लिखा, लेकिन वो अधूरा नावल है। लेकिन फिर भी, लेकिन इसमें मंटू को इन्होंने माना नहीं है, जबकि मंटू ने सिर्फ एक ही नावल लिखा है बिला उनवान के, बाकी सब अफसाने लिखे हैं। तो इसमें आंसर तो मंटू सही होना चाहिए, लेकिन बेदी को मान रखा था। बहरहाल आपको याद रखना चाहिए दोनों बातें। अब आप लगाओगे सिर्फ मंटू को, अगर इस तरह का सवाल आ जाता है, बेदी मत लगाना, क्योंकि बेदी ने फिर भी एक के बाद कुछ दूसरे में काम किया है, लेकिन मंटू ने नहीं। बाकी जो हैं उन्होंने तो अफसाने और वो लिखे ही है नावल। अब ये सवाल देखिए कि बेअम्ल हीरो वाली मसनबी, जिसमें अहम किरदार हीरो का ना हो करके हीरोइन का है, ज़हरे इश्क,
अब इसके बाद अगला सवाल है सही ज़माने की तरतीब मिलानी है। इनमें जो शोरा दिए गए हैं इनमें सबसे पुराना शायर कौन है, आप अगर पकड़ सकते हैं तो एक आसान सा सवाल हो जाएगा। इसमें सबसे पुराना तो मीर है, मीर के बाद मुसहफ़ी, फिर आतिश और फिर उसके बाद में अनीस। आपका आंसर सही क्या होगा, तो आपका आंसर सही होगा 4, याद रखिएगा। अच्छा, एक किताब है अदबी नमूने, याद रखिएगा, अदबी नमूने या फिर फ़न तनक़ीद और तनक़ीद निगारी, फ़न तनक़ीद और तनक़ीद निगारी, फ़न तनक़ीद और फ़न तनक़ीद निगारी, अदबी नमूने, ये 2 किताबें जो है वो याद रखनी चाहिए आपको। और ये किताबें नूरुल हसन नक़वी साहब की हैं। सवाल है ड्रामा अनारकली के बाब कितने, तो ड्रामा अनारकली के बाब के बारे में पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इश्क। पहले जब किसी से इश्क होगा, उसके बाद क्या होगा, जब इश्क हो जाएगा तो मज़ा आएगा, डांस करोगे, रक्स होगा, और उसके बाद में अंत, मौत। यानी ये याद रखिए, इश्क, रक्स, मौत। अब इसमें क्या है, इसमें अगर मंज़र पूछे जाएं तो इसमें बाब तो 3 हो गए, मंज़र इसमें 13 हैं। पहले बाब में कितने हैं, पहले बाब में पहला ही मंज़र पूछे थे सलीम का ऐवान, नहीं सॉरी, पहले बाब में 4, दूसरे में भी 4, तो 4 दूनी 8, और तीसरे वाले में है 5 सीन, कुल मिलाकर के 8 5 13 सीन है। दूसरा जो उन्वान याद रखिए, दूसरा जो बाब है जिसका नाम है रक्स, इसमें पहला उन्वान बाई चांस पूछ लिया जाता है तो वो सलीम का ऐवान है। और तीसरा बाब है जो मौत, उसका भी पहला उन्वान जो है सीन का, वो सलीम का ऐवान है, और उसका आखिरी भी जो हिस्सा है उसका भी नाम सलीम का ऐवान है, ऐसे याद रखिएगा। तो इसमें सलीम के ऐवान के नाम से 3 हैं उन्वान। देखिए, पहला जो है इश्क, इसमें दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो मंज़र है, उसका नाम सलीम का ऐवान है। फिर दूसरा वाला जो सीन है, बाब है, उसका पहला हिस्सा जो है वो सलीम का ऐवान है। और आखिरी जो रक्स है, वो मौत है, इस मौत का पहला सीन और आखिरी सीन सलीम का ऐवान है। कन्फ्यूज़न ना रहे, याद रखना। अरस्तु, आगे देखो, अरस्तु की किताब शेरियात के पहले मुतरजिम कौन है, तो जो शेरियात है उसके पहले मुतरजिम, अरस्तु की शेरियात क्या है, पोलिटिक्स उसकी किताब का नाम है, तो बोतीका करके, तो उसमें क्या है, शमसुल रहमान फारूकी, आपका आंसर सही होगा। कभी कभी अजीज़ अहमद को भी मानते हैं, और इन्होंने अजीज़ अहमद को भी माना था, लेकिन अगर बोतीका का तर्जुमा पूछा जाता है तो बोतीका का नाम दे करके तो अजीज़ अहमद सही होता है, और अगर शेरियात का नाम दिया गया तो शमसुल रहमान फारूकी, शेरियात का नाम दे करके अगर पूछा जाता है। बहरहाल देख लीजिएगा, इसको कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लीजिएगा। अजीज़ अहमद को इन्होंने सही माना था, बाकी आप एक बार इसको क्लियर ज़रूर कीजिएगा, इससे सवाल बनेगा। आगे देखिए, तानीस की बहस का असल मौजू क्या है, तो इसमें तानीस की असल जो मौजू है बहस का वो क्या है, औरत के घरेलू मसाइल हैं, औरत के बैरूनी मसाइल हैं, औरत के वजूदी मसाइल हैं, औरत के तारीख़ी मसाइल हैं। ये सवाल मैंने नहीं पढ़ा था, बट फिर भी देख लीजिएगा, इस सवाल का आंसर सही है। और औरत जो है उसके किस तरह के मसाइलों की बात की गई है, इसमें उसके कही गई है कि वजूदी मसाइल की बात की गई है, औरत के वजूद की मसाइल जो हैं उनकी बात की गई है। अगला सवाल देखिए कि शेर जो मिसरा दिया गया है, इसमें लफ्ज़ अगला लगाना है। देखिए, मुर्गान सेहर तेरी फ़ज़ाओं में हैं, अब इसमें क्या होगा, महताब, नायाब, बेताब, कामयाब। आपका आंसर सही होगा बेताब। देखो, मरगान सेहर यानी जो सेहर है वह सुबह के टाइम पे क्या कर रहे हैं, तेरी फ़ज़ाओं में हैं, क्या है, तेरी फ़ज़ाओं में क्या हैं, बेताब हैं, तड़प रहे हैं। तरक्की पसंद और मावाद जदीदियत में मुश्तरक अनसर हैं, कैसे, सियासी वाबस्तगी, और या फिर सियासी वाबस्तगी, या फिर मुस्तकिल शनासी, इसके बाद में ज़ात परस्ती। तो इसमें क्या होगा, आपका आंसर सभी का इसमें सही होना चाहिए, ये बात भी कर जाए। इसमें सियासी वाबस्तगी के मसाइल की बात की गई है।
आगे है ज़ेगम शेर की तरह बहादुर है। अब ये देखिए नए तरह से इसका सवाल पूछा है। इस जुमले में की तरह से मुराद क्या है? देखिए, जिस चीज़ की तशबीह दी जाए होता है वो मुसब्बा, जिससे दी जाए वो मुसब्बा बा होता है, और उसमें जो माध्यम बनाया जाता है, अपनी बात को पहुंचाया जाता है, कम्युनिकेशन का जो ज़रिया होता है एक बात को तस्बीह करने के लिए, तो वो हुरूफ का इस्तेमाल करता है, हुरूफ तशबीह। आपका आंसर इसमें फर्स्ट ही होगा। की तरह, के तरह, को तरह, ये इस तरह से आ जाए जुमले जिनसे दोनों चीज़ों को जोड़ा जाता है, जिससे तशबीह दी जाए उसे, जिससे दी जा रही उसे, उनके बीच में जोड़ने के जो लफ्ज़ होता है उसे हुरूफ तशबीह कहते हैं। इसमें की तरह तो खुद ही दे दिया है, तो हुरूफ तशबीह ही पूछ लिया। हाँ, अगर ये जुमला ना दे करके इस तरह से पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा हुरूफ तशबीह है, तब आपको की तरह नशे ऑप्शन में लगाना होता। अगला सवाल है इंसानी जहन के यहाँ खानों का मताला करने वाली तनकीद है। इंसान के जहनी नेहा खानों का मताला करने वाली तनकीद। तो जहन की बात कहाँ होगी? नफ्सियात में। नफ्सियात का मसला ही जहन से है। कहावत है, अगर आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र को, तो उसने कहा है कि नज़रिया जो है, जहन जो है, जहन से ही नज़रिया बनता है। नज़रिया, क्योंकि नज़रिया अच्छा होना चाहिए, नज़र से कोई मतलब नहीं। नज़र का फिर भी इलाज हो सकता है अगर अच्छी नहीं है, लेकिन नज़रिए का कोई इलाज नहीं साहब। आगे देखो, गुंज मख्फी और नवाए सरोश गालिब के मरसिया कलाम में इन बाब के कायम करने वाले हैं। तो इनमें किसका नाम आपके सामने सही होना चाहिए? देखिए, जिनमें इम्तियाज़ अली अरशी ने सबसे ज़्यादा काम किया है गालिब के लिए। मतबुआ और गैर मतबुआ जितनी भी किताबें हैं, इनकी मरतब करने का काम अरशी ने किया है। आगे जमालियाती मादियत असास है। तो जमालियाती किस में है? जमालियाती का मतलब जमालियाती तनकीद से ना लगा देना। यहाँ पे होगा तरक्की पसंद की, या फिर मावाद जदीदियत, या फिर जदीद तनकीद, तरक्की पसंद की तनकीद। आपका आंसर होना चाहिए 66 का फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, मरसिये में मकालमों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले शायर हैं। तो सबसे ज़्यादा मकालमे, देखो जितने ज़्यादा शायरी में मुहावरे, कहावतें और ज़रबुल मिसल जो हैं वो ला ला के शेर कहने की कोशिश करोगे, शेर में उतनी ज़्यादा दम होगी। तो मरसियों में सबसे ज़्यादा ऐसी ताकत किसके वहाँ है? अनीस के वहाँ। आपका आंसर सही होगा अनीस। बिल्कुल, अनीस का आंसर आपका सही होगा। दीवाने ज़ौक़ को मुरत्तिब मुकदमा निगार हैं। तो इसमें किसने किया था दीवान? ईरान से लौटकर आके मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने खर्च से इसको मुरत्तिब किया था। अगला सवाल है यादगार गालिब में गालिब की शेरों की शरह कही जाएगी। तो किस तरह की वो शरह की गई है? नज़री तनकीद, अमली तनकीद, यानी गालिब के जो यादगार गालिब है उसमें जो शेरों की शरह की है हाली साहब ने, उसको किस तरह का कहा जाएगा? किस तरह की वो तनकीद में लिहाज से देखा जाए तो किस तरह से होगा? अगर ये देखिए कॉमन सेंस का सवाल है क्योंकि हाली जो हैं वो अमली तनकीद के ही तो माने जाते हैं। उनकी मुकदमा शेर व शायरी अमली तनकीद का नमूना मानी जाती है। इसमें भी अमली तनकीद का ही नमूना है शेर में। इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए गालिब जो हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। आदमी, इंसान जो होता है वो अम्ल से होता है। एक बात याद रखिएगा, अच्छा फनकार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अच्छा इंसान भी हो। एक अच्छा इंसान ज़रूरी नहीं कि वो फ़नकार बन जाए, लेकिन हाँ अगर कोई फ़नकार अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान भी हो। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। मैंने उस दिन भी बात की थी। अल्लामा इकबाल की नज़र देख लीजिए मसला औरतों की तरफ, जिन्स के मामले में जो उनका नफ्सियाती मसला है उस पर नज़र रखिए, और गालिब पर भी नज़र रखिए। गालिब दारूबाज, शराबी, जुआरी सारी खमियाँ हैं, लेकिन धोखेबाज, औरत को देने वाला धोखा नहीं था इंसान। लेकिन ये सारी अच्छाइयाँ हैं इकबाल के वहाँ, लेकिन इकबाल औरतों के मामले में बड़ा कच्चा इंसान है। अब ये देखिए यहाँ पे अगला सवाल, और ये भी हो सकता है कि सादत मर जाए, मंटू ना मरे। ये कॉल किसका? तो ये मंटू ने खुद अपने लिए ही कहा था। आपका आंसर सही होगा सर।
बस आज का सवाल जितने थे वो पूरे हो गए हैं। इसमें कुछ भी गलती हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। जो भी क्वेश्चन गलत लग रहा हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो मैंने शेर पढ़ा था, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। बहरहाल वो सवाल पूछा तो नहीं जाएगा, मुश्किल है, लेकिन वो ऐसे शख्स का शेर है, कोशिश करना, देखना है पता करके, क्योंकि उसके दादा और परदादा उर्दू में, उसके वालिद, उनका सिजरा गालिब से जा कर के मिलता है और बहुत लंबी उनकी तफसील है। उर्दू में उनके दादा परदादा ने बहुत काम किया है और उनके सवाल ज़रूर आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा शख्स है, वो नए शायर हैं।